तो जी हाँ साथियों, स्वागत है आप सबको जीजीएमपी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप कैसे हैं? उम्मीद है बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे और मन लगा करके आप पढ़ाई कर रहे होंगे। इस एग्ज़ाम का दौर में आप लोगों की हालातें जो है हम समझ सकते हैं, और इसी के लिए हम लोगों ने पहले भूगोल का कराया, फिर नागरिक शास्त्र के, फिर आज अर्थशास्त्र के करवाने वाले हैं सब्जेक्टिव, जो कि प्रीवियस ईयर में लगातार लगभग 2009 से जो अभी तक पूछा गया है वो सारे के सारे क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियोज को पूरे से पूरे मन लगा करके देख लीजिए। आपकी यहाँ से ज़्यादा सब्जेक्टिव पूछने वाला नहीं है। तो खूबसूरत सा इसका आंसर आप लोग को हमारे पीछे नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। और एक एक को बारीकी से हम लोग जानेंगे कि क्या होने वाला है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और हमारा चैनल नए है इसीलिए थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाया कीजिएगा, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है? कहता है कि कहता है कि किसी भी देश के, तो कहता है कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है ना। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है? तो बोला है कि किसी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर, ठीक है, 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र पर उस देश का, कहता है कि अधिपत होता है जिसका केवल वही बिजली, मत्स्य पालन, परिवहन आदि के लिए कर सकता है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। समझ में आ रहा है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। समझ में आ रहा है कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कैसे क्या कहलाता है ना। फिर बोला है कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। क्या लिखिए? संसाधन संरक्षण की उपयोगिताओं को लिखना है। बोला है कि कहता है कि सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है। क्या होती है? अहम भूमिका होती है। कहता है कि संसाधनों को विवेकपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं कहता है कि पर्यावरणीय समस्याओं को समाधान हेतु उपाय करना ही संरक्षण कहलाता है। समझ में आ रहा है ना। कहता है कि संसाधन को, जो हम लोग को संरक्षण क्या, उसे बचा करके रखना, हम सब वही हमारा संसाधन को संरक्षण करना, यानी संसाधनों को बचा करके रखना है, उसे मिटने से बचाना है, खपत होने से बचाना है, और जहां पे जितना उपयोग हो उतना ही उपयोग करना है, ज्यादा उपयोग न करें। कहता है कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी इसी रूप में संसाधन मिलेंगे ना। जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको इसी रूप में संसाधन मिलेंगे, अतः इसका संरक्षण, बचाव करना बहुत आवश्यक है। आज हम लोग अगर इस संसाधन को बचाव नहीं करते तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको यह संसाधन मिल नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो जब नहीं मिल पाएगा यह संसाधन, तो सोचिए कि धीरे जो आने वाली पीढ़ियां रहेगी, एकदम कितना, सोचिए कितना मजे से गरियाएगा, है ना। अपने लैंग्वेज में कितना गाली देगा कि क्या पूर्वज थे, आज रहते तो धोती खोल के मारते। समझ में आ रहा है ना। मतलब पिटाई सुनाई। समझ में आ रहा है ना, ज्यादा कुछ नहीं। तो कहेगा कि जो पीढ़ियां हैं उनके लिए संसाधन को बचाना जरूरी है। अगर ना बचाइएगा तो सोचिए कि आने वाली पीढ़ी की क्या होगी, ना भरपेट गरियाएगा, है ना, कि उस समय बचा लेता तो शायद हमें काम आता। समझ में आ रहा है। तो इसको हमें संरक्षण करवाना है। किसे संरक्षण करना है? हमको, आपको और आप सभी को मिल करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि संसाधन निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका है, स्पष्ट करें, है ना। संसाधनों का निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका है? आप लोग ने भली बातें जानते होंगे कि तकनीकी का क्या भूमिका रहा है ना। तकनीकी की भूमिका क्या रहा है? तो बोला है कि संसाधन निर्माण में तकनीकी की भूमिका अहम भूमिका है, क्योंकि विभिन्न उपकरणों और मानव कुशलता के कारण इन संसाधन की खोज भी कतय के स्थान पर, कतय को उत्खनन से पहले की जाती है।
कहता है बिना तकनीक अवस्था कार्य कौशल, कहता है कौशल एवं निपुणता के बिना संसाधनों का खोज एवं उपयोग की विधि पाना संभव नहीं है। ठीक, जो भी अभी टेक्निकल मिली है हम लोग को, जो भी तकनीक जो है हमें मिला है, समझ में आ रहा है, जो भी तकनीक मिली है वो कहीं ना कहीं हमें ही लाभदायक है। जो काम को हम लोग तकरीबन 5 घंटा में करेंगे, तकनीक हमें 5 मिनट में या 5 से 10 मिनट में करके दे देगा, समझ में आ रहा है, 5 से 10 या हार्डली से हार्डली 20 मिनट कर देगा। इतना मिनटों में आपको जो है तकनीक, जो नई नई टेक्नोलॉजियां हैं उसके द्वारा कर देगा, समझ में आ रहा है ना। और टेक्नोलॉजियां तो मतलब कितना ट्रेंड है आप लोगों को पता ही है, समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, बोलता है कि समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। समोच्च कृषि क्या है और समोच्च कृषि से आप समझते क्या है, इसका परिभाषा 2 नंबर में पूछता है बिहार बोर्ड, समझ में आ रहा है ना। 2 नंबरों में क्या करता है बिहार बोर्ड पूछता है। तो बोला है कि मिट्टी की सतत गुणवत्ता बनी रहे, समझ में आ रहा है, मिट्टी क्या कार्य है, सतत गुणवत्ता, जो गुणवत्ता थी पहले वही गुणवत्ता क्या कर रहे, बनी रहे। इसके लिए वर्षा जल का संचयन है ना, संचयन का किया जाता है, संचयन भूपृष्ठीय जल का है ना, संचयन भूमिगत जल का पुनः पूर्ति, साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा, किस प्रकार सीढ़ी नुमा पहाड़ी क्षेत्रों में खेती की जाती है, जिस समोच्च कृषि कहते हैं। इस विधि द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति संरक्षण साथ साथ की होती है ना, साथ साथ होती है। सुनिए पहला बात कि आप जो मिट्टी का गुणवत्ता बचाए रखें, जो पानियाँ आती है उसे बचाए रखें, और साथ ही साथ अपने संरक्षण को बचा करके रखें। जिस प्रकार साथ ही पहाड़ी इलाका में जो होता है सीढ़ीनुमा खेती होती है, समझ में आ रहा है ना, सीढ़ीनुमा, वहां पर भी बचाने का काम करते हैं, तो उसे ही हम लोग समोच्च कृषि का कहते हैं, समोच्च कृषि कहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है, कहता है कि वन जीव की ह्रास के प्रमुख कारण की उल्लेख करें, है ना, वन जीवों की जो है, कहता है कि वन जीवों की ह्रास की प्रमुख कारणों की उल्लेख करें ना, उल्लेख करें। कहता है कि वन जीवों के ह्रास 4 प्रमुख है ना, 4 प्रमुख कारण है जो इस प्रकार है। पहला में बोला है जो इस प्रकार है, पहला में बोला है कि वन जीवों की ह्रास का सबसे बड़ा कारण वृक्ष का अंधाधुंध कटाई, जिससे कि इसका आवास छीना गया और ये बेघर हो गए, समझ में आ रहा है ना। कितना मतलब कहना जाए कि जो प्राणियां हैं, जीव जंतुएं हैं, उनको अंधाधुंध जो है पेड़ पौधे काट लेते हैं, तो वो घर से बेघर हो जाते हैं, समझ में आ रहा है, क्या होते हैं, घर से बेघर हो जाते हैं, और उनके रहने की साधन ना होता है, तो वो कहीं ना कहीं जाकर के अपने प्राण की आहुति दे देते हैं, समझ में आ रहा है। फिर दूसरा बोला है कि पालतू पशुओं के द्वारा अनियंत्रित चारण हेतु विभिन्न तरीकों से वन संपदा को दोहन हुआ, जो वन कहता है कि जो वन जीवों के ह्रास एवं विलुप्त होने के कारण बने, समझ में आ रहा है। होता क्या है कि जो पशु पालतू जानवरों को जो पालते हैं, है ना, पालतू पशुओं को, तो उनका अंधाधुंध चराई करवाना, समझ में आ रहा है ना, तो उससे भी नुकसानदेह है। फिर कहता है रेल मार्ग सड़क मार्ग निर्माण औषधि, कहता है कि औद्योगिक विकास एवं नगरीकरण का वन जीवों का ह्रास हुआ है, समझ में आ रहा है ना। जो बड़े बड़े फैक्ट्री बनना, बड़े बड़े रेलगाड़ियां बननी, तो वहां पे भी लकड़ी काटकर, अंधाधुंध लकड़ी काटकर उन्हीं जानवरों को बेरोजगार मतलब बेघर किया जाता है, समझ में आ रहा है, क्या किया जाता है, बेघर। फिर कहता है कि वन जीवों क्या कहता है कि वन जीवों के शिकार और इसके व्यापार में भी वन जीवों की ह्रास तेजी से हुई है। इतना करने के बाद भी होता क्या है, कितना करने के बाद भी वन जीवों का ह्रास क्या होता है कि लोग उसे पकड़ पकड़ के और एक जगह से दूसरे जगह व्यापार करते हैं, उसे काट काट कर, समझ में आ रहा है ना, बहुत ही लाजमी है। तो समझ में आ रहा है कि वन जीवों की ह्रास का प्रमुख कारण क्या था। चलिए उम्मीद है बेहतर हो, समझ में आया होगा। चलिए अगला आता है रेड डाटा बुक। क्या है रेड डाटा बुक, कहता है रेड डाटा बुक क्या है।
रेड डाटा बुक क्या है? कहता है पृथ्वी पर पशु पक्षियों जीव जंतुओं की संख्या का रिकॉर्ड रखने के लिए, समझ में आ रहा है, संख्या का पशु पक्षियों को जो होता है पशु पक्षी उनके रिकॉर्ड को रखने के लिए रेड डाटा बुक है ना, उसी का उपयोग किया गया है। सूची बनाकर की जाती है उसे ही रेड डाटा बुक कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? रेड डाटा बुक कहा जाता है, जिसे इसे IUCN जारी करती है। IUCN का पूरा नाम इंटर कहता है कि इंटरनेशनल यूनो ऑफ कौन कहता है कि कॉन्सर्वेशन ना नेचुरल है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड है। कहाँ में है? स्विट्जरलैंड में है। समझ में आ रहा है? कहाँ में? स्विट्जरलैंड। क्लियर। अगला आता है चिपको आंदोलन क्या है? समझ में आ रहा है? चिपको आंदोलन कहता है उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाला पर्वतीय है ना, पर्वतीय जिले के, कहाँ में? टेहरी गढ़वाला के पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुणा, क्या? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में तथा अनपढ़ जनजातियों के द्वारा 1917 में, कब? 1972 में एक विशेष आंदोलन प्रारंभ हुआ। कहता है क्या प्रारंभ हुआ? जिसके तहत स्थानीय लोग कहता है कि ठेकेदारों की कुल्हाड़ी से हरे भरे पेड़ पौधे क्या किया जाते थे? काटते देखकर बचाने के लिए अपने कहता है कि आगोश में पेड़ पौधों से घेर कर उनकी रक्षा करते थे, जिसे चिपको आंदोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे चिपको आंदोलन कहा जाता है। क्लियर है? क्या करते थे कि जो वहां के ठेकेदार थे, जो पेड़ पौधे हरे भरे पेड़ पौधे को काट रहे थे, उस पेड़ पौधों को बचाने के लिए वहां के जो नजदीकी लोग थे वो क्या किए कि एकदम पेड़ से यह एकदम लपक गए और लपक करके पेड़ को बचाने के लिए प्रयास किए। समझ में आ रहा है? क्या किए? प्रयास किए। चलिए क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है? चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है खनिजों के संरक्षण के उपायों को सुझाएं ना। कहता है कि खनिजों को निरंतर दोहन पर नियंत्रण करे, उसका बचत पूर्वक उपयोग करके एवं कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज करके एवं उनके विकल्पों को कहता है खोजना, खनिजों को अवशिष्ट पदार्थ को कहता है कि बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग पर ध्यान दिया जाए तो खनिज संकट से कहता है कि निपटा जा सकता। समझ में आ रहा है ना? खनिज जो है संकट उसे किस प्रकार से निपटा जा सकता है। तो खनिज का आगे देखिए कि कहाँ से भंडार निकल रहा है, किसका उपयोग कहाँ पे हो रहा है, बेफाजुल में कहाँ हो रहा है, वो सारी चीजों को देखिए, तभी खनिज जो है का संकट संरक्षण में रह सकता है। चलिए अगला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कहता है कि ऊर्जा संरक्षण के उपाय को लिखिए। ऊर्जा संरक्षण के उपायों को लिखिए। समझ में आ रहा है? क्या करिए? ऊर्जा संरक्षण के उपाय को लिखिए। ऊर्जा संरक्षण के उपाय को लिखिए। चलिए क्लियर है? ऊर्जा संरक्षण के उपायों को लिखिए। कहता है कि ऊर्जा संरक्षण के प्रमुख उपाय निम्नलिखित है। एक में बोला है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अधिक उपयोग करना। समझ में आ रहा है? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को अधिक उपयोग करना। दूसरा में बोला है कहता है कि अनावश्यक उपयोग पर रोकथाम लगाना। फिर कहता है सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। चौथा बोला है निजी वाहन का उपयोग कम करें। पांचवा बोला है लोगों को शिक्षित करें। क्या करें? लोगों को शिक्षित करें। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहा है? बहुत लाजमी है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला है कि सफेद क्रांति या इसी को कह सकते हैं ऑपरेशन फ्लड, है ना? क्या है ऑपरेशन फ्लड? क्या है? चलिए कोई दिक्कत? तो कहता है सफेद क्रांति या ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ये बहुत भी यही कहता है कि दूध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड भारत की योजना है ना? भारत की योजना है जिससे कि भारत के दूध की
कमी को दूर की जा सके। श्वेत क्रांति भी कहलाते हैं। समझ में आ रहा है? सफेद क्रांति किसे कहते हैं? जो दूध का व्यापारी होता है कि भारत में दूध की कमी ना हो पाए, इसके लिए बहुत सारे जैसे डेयरी वगैरह भी बनाए गए है ना। तो कहता है कि इसकी शुरुआत 1970 कब में 1970 में कहता है कि जनवरी 13 को हुई थी। 13 जनवरी 1970 को हुई थी। भारत में श्वेत क्रांति का जनक है ना, जनक कहता है कि कुरियन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जनक कुरियन को कहा जाता है। क्लियर है? किसे? कुरियन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है कि व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि में क्या अंतर है? व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि में क्या अंतर है? मतलब व्यापारिक कृषि, पहला बात बोला है कि व्यापारिक कृषि कहता है वैसे कृषि जिसका उपयोग जिसका उत्पादन व्यापार की दृष्टि कौन से किया जाता है, जिसे व्यापार कृषि कहा जाता है। व्यापार की दृष्टि से किया जाए तो व्यापार दृष्टि है ना, व्यापार कृषि कहा जाता है। जैसे में चाय ये पूरे के पूरे व्यापार के लिए, कॉफी व्यापार के लिए, रबड़ व्यापार करने के लिए। इसमें किसान नए नए तकनीक का प्रयोग कर फसल का उत्पादन करते हैं। समझ में आ रहा है? कुछ ऐसा फसल होता है जिनको सिर्फ आप व्यापार के लिए, समझ में आ रहा है? अब जिसे जानते हैं कि जैसे आप घर में फसल बोए, धान का फसल हुआ, तो आप उस खेत में ज़्यादा उर्वरक यानी रासायनिक चीज़ें डालते हैं जिसको हम मार्केट में बेचना चाहते हैं, और जिस चीज़ को अपने घर में यूज करना चाहते हैं उसमें कम रासायनिक चीज़ें मिलाते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इसी प्रकार है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? निर्वाह कृषि क्या है? कहता है वैसे कृषि जो जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? जीवन के निर्वाह के लिए। और वहीं पे व्यापारिक कृषि क्या था? तो व्यापार के लिए। कहता है निर्वाह कृषि कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्वाह कृषि। इसमें पूंजी का अभाव क्या होता है? अभाव होता है तथा किसानों की स्थिति दयनीय होता है। जैसे में गेहूं, धान, मक्का, ये जो हम लोग का है कृषि है होता है, हमारे यहाँ है धान, गेहूं, मक्का के, हमारे यहाँ आपके यहाँ भी होता होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है? नेक्स्ट कहता है भारतीय कृषि में किस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है? भारतीय कृषि में किस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है? तो कहता है भारतीय कृषि में निम्नलिखित उपाय करके सुधार लाया जा सकता है। एक में बोला सरकार को किसानों के लिए उत्तम बीज क्या करना चाहिए? उत्तम बीज, उत्तम उर्वरक एवं कहता है कि एवं अच्छे सिंचाई की प्रबंध करानी चाहिए। समझ में आ रहा है? भारत में कृषि जो है किस प्रकार से सुधारा जा सकता है? तो पहले अच्छी बीज देना चाहिए, अच्छी उर्वरक देना चाहिए और अच्छी सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए, तब जाके हमारा कृषि सुधर सकता है। एक में बोला है ना। दूसरा में बोला कि ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसानों को सस्ते ब्याज पर है ना, सस्ते ब्याज दर पर लोन देना चाहिए। क्या देना चाहिए? लोन देना चाहिए। फिर कहता है किसानों को है ना, किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड है ना, किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करना चाहिए। फिर बोलता है कुल कृषि भूमि लगभग 75 है ना भाग पर खाद्यान्न फसल लगाए जाए। कहता है कि भू प्रतिशत। फिर कहता है टेलीविजन के माध्यम से लोगों को शिक्षित और जागरूक करना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्या करना चाहिए? जागरूक करना चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बताता है कि उपभोक्ता है ना, उपभोक्ता उपभोग कहता है कि उद्योग से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ता उद्योग से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ता उद्योग से आप क्या समझते हैं? क्लियर है कि उपभोक्ता उद्योग से आप क्या समझते हैं? चलिए क्लियर है? तो कहता है कि जिस उद्योग का संबंध कहता है कि जिस उद्योग का संबंध उपभोक्ता से होती है तथा वह उपयोगी वस्तुएं बनाता है, जिससे हम उपभोक्ता
उद्योग कहा जाता है। इसमें विशेष रूप से गृह उपयोगी वस्तुएं का उत्पादन होता है, जैसे में कागज का, है ना, कहता है कि उद्योग गंधक मंजन का, समझ में आ रहा है, मंजन का, चाय का, कहता है कि चीनी सीमेंट का, है ना, चीनी सीमेंट का, पंखा, उद्योग कहता है उद्योग का, है ना, इत्यादि उद्योग का उपयोग किया जाता है, जो घरेलू सामान है। क्या है? घरेलू सामान। क्लियर है? चलो भाई, क्वेश्चन लाजवाब है ना, अगर समझ में आ रहा होगा तो भाई सपोर्ट दिखाना है ना। और एग्ज़ाम का दौर है और एग्ज़ाम का तैयारी बेहतर तरीक़ा से करिए। और जितना भी अभी हम लोग प्रीवियस ईयर का सब्जेक्टिव करवा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, पूरे सेशन को लगातार, और आने वाले समय में यानी कि कुछ फरवरी जाने के बाद ही हम लोगों ने चैप्टर वाइज चैप्टर पूरे लेकर के हम लोग आने वाले हैं। ठीक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जिसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड करेंगे। हाँ, इस क्लास की भी पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, इसका भी, तो आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, बोला है कि प्रदूषण क्या है, यह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। प्रदूषण क्या है, यह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो कहता है कि पर्यावरण में होने वाले वैसे परिवर्तन जो समस्त जीवधारियों एवं प्राकृतिक संपदा को हानि पहुंचाता है, उसे प्रदूषण कह देते हैं। प्रदूषण क्या है? जो प्राकृतिक संपदा को, है ना, उसको प्राकृतिक संपदा को जो प्रदूषित करता हो, हानिकारक पहुंचाता हो, वो सारी चीजें में हम लोग ही योगदान देते हैं ना। पूरा दम आया होली का त्योहार तो रंग मारे, है ना, किसी चीज में एकदम पूरा का कूड़ा कचरा कर देना है। पूरा वायु प्रदूषण हम लोग पटाखा छोड़ के करते हैं, ध्वनि प्रदूषण हम लोग डीजे बजा के करते हैं। तो हम कहीं ना कहीं हम लोगों का ही हाथ होता है। क्लियर? या इसी क्वेश्चन को या बोला है कि जल, वायु तथा मिट्टी की अवांछनीय पदार्थ के मिल जाने से उसके, कहता है, उपयोगिता में कमी आ जाती है, जिसे प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण कहता है कि प्रदूषण के मुख्य 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार? 5 में। 1 में है वायु प्रदूषण, 2 में है जल प्रदूषण, 3 में मृदा प्रदूषण, 4 में ध्वनि प्रदूषण और 5 में रेडियोधर्मी प्रदूषण। क्या? रेडियोधर्मी प्रदूषण। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है आपके अंदाज में। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है कि भारत की निर्यात एवं आयात वाली वस्तुएं का उल्लेख कीजिए, है ना। निर्यात एवं आयात वाली वस्तुओं को उल्लेखनीय करिए। इसका खूबसूरत सा आंसर आप लोग को, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। भाई चैनल पे नहीं जाना है, आप लोग अगर इतना वीडियो देख रहे हैं ना, तो हम बता रहे हैं ना कि भाई रिलेटेड है, बस इतना हम कहेंगे। हम अभी नहीं बोल सकते ना भाई, हमारा नया चैनल है, इस पर कुछ बोलेंगे तो कहिएगा कि तो फड़फड़ा रहा है ना। इसीलिए अभी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, आप सिर्फ देखिए। ठीक है, कहता है कि भारत की निर्यात वाली वस्तुएं, भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं में, है ना, कहता है कि इंजीनियरिंग सामान जैसे पेट्रोलियम उत्पाद, है ना, रत्न और आभूषण, रसायन एवं संबंध उत्पादन, अयस्क एवं कहता है कि एवं खनिज सामान शामिल होते हैं। कई प्रकार से सामान शामिल होते हैं। भारत की आयात वाली वस्तुएं, आयात की जैसे जाने वाली वस्तुएं पेट्रोलियम एवं संबंधित उत्पादन, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोना और चांदी, उर्वरक, रसायन, एल्कोहल धातु होती है, अलौह धातु होती है, सॉरी अलौह धातु होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। चलिए, कहा है कि बिहार में धान की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशा का उल्लेख, है ना, उल्लेख करें। क्या करें? उल्लेख करें। क्लियर है? क्या करें? उल्लेख करें। चलिए बताइएगा इसका खूबसूरत सा आप लोग का जो आंसर है वो लाजवाब तरीका से क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। क्लियर?
चलिए आइए अब कहता है कि बिहार में धान की फसल के लिए भौगोलिक दशाएं निम्न है। एक में बोलता है कि उष्णा दर, कहता है कि उष्णा दर जलवायु, फिर कहता है तापमान 22 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच होनी चाहिए, है ना, तब सही रहता है। वर्षा 150 से 350 सेंटीमीटर होना चाहिए, बाकी होता नहीं है। मिट्टी जलोढ़ चिकनी होनी चाहिए, बाकी है नहीं, है ना। बुआई जून से अगस्त में करना है, जून में से अगस्त में हो जाना चाहिए, और कटाई जो है वो सितंबर से नवंबर में हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है, चलिए बताइएगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है आप लोग को थोड़ा सा अंदाज में। भाई लग रहा है सेशन अच्छा, तो लाइक तो देना है ना। चलिए कहता है कि बिहार में दलहन के उत्पादन एवं वितरण के, है ना, संक्षिप्त कहता है कि विवरण प्रस्तुत कीजिए। कहता है कि बिहार में दलहन फसल जैसे में चना, मसूर, खेसारी, मटर, मूंग, अरहर, उड़द तथा कुर्थी प्रमुख है। साथ ही कहा है कि चना, मसूर, खेसारी एवं मटर रबी दलहन की फसल है। समझ में आ रहा है ना, क्या है, रबी दलहन की फसल है। भाई यहाँ पे आते हैं ना, ये जो नाम है वो ब्रांड है। समझ में आ रहा है ना, क्या है, ब्रांड है, ब्रांड ना है ये, समझिए कि भाई ये सिंगर है और कहता है कि रबी दलहन की फसल है। साथ ही कहा है कि तथा अरहर तथा मूंग कहता है कि खरीफ की फसल है। दलहन उत्पादन में कहता है कि पटना प्रथम स्थान पर है। क्या है, पटना जो है वो प्रथम स्थान पर है, तथा औरंगाबाद और कैमूर द्वितीय और तृतीय स्थान पर है। औरंगाबाद और कैमूर जो है वो द्वितीय एवं तृतीय स्थान पे है। कितने स्थान पे, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पे है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है, चलिए यही है हमारा क्वेश्चन, और कहा है कि बिहार की मुख्य नदिया घाटी परियोजना के नाम बताइए एवं सोन परियोजना के महत्व पर प्रकाश डालना है ना। जो बिहार में सोन परियोजना है उस पर प्रकाश डालने के लिए बोला है। तो बोला है यहाँ कि बिहार की नदी घाटी परियोजना निम्न है। एक में बोला है, तो जानते हैं ना कि बिहार में कितना है। एक में बोला है सोन नदी नहर, है ना, सोन नहर। दूसरा में सारण नहर, है ना। तीसरा में बोला है ढाका नहर। चौथा में बोला है त्रिवेणी नहर। पांचवा में बोला है कोसी नहर। और छठा में बोला है गंडक नहर या सोन नहर। समझ में आ रहा है, सोन नहर। क्लियर? कहता है कि यह सोन सिंचाई परियोजना का एक भाग है। यह बिहार का पहला आधुनिक सिंचाई है। बिहार का कौन है, पहला आधुनिक सिंचाई परियोजना है। इसे 1874 में कहता है कि डिहरी पर निर्मित किया गया था। कहाँ, डिहरी पर निर्मित किया गया था। इसके 2 नहरें निकलती है। इससे क्या होती है, कितने नहर निकलती है, 2 नहर निकलती है। कितने, 2 नहर। क्लियर है, कितने नहर, 2 नहर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है, चलिए नेक्स्ट जो है सतत विकास क्या है। क्या है, सतत विकास क्या है, तो ऐसे विकास जो जारी रह सके। समझ में आ रहा है, क्या हो, जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, सतत विकास कहलाता है। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जाता है। सतत विकास क्या है, जो टिकाऊ रह सके, है ना, और उस सत्ता को जो है सतत प्रक्रिया में बने रहे, और साथ ही साथ कहा है कि पुराने पीढ़ी एवं नए पीढ़ी को ध्यान में रखा जाता है। फिर कहता है अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग क्या है। योजना आयोग, ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। कहता है कि भारत में आने वाली 5 वर्ष के लिए आर्थिक विकास की परियोजना बनाने वाले आयोग को योजना आयोग, जिसे भाई इंग्लिश थोड़ा हमारा पैदल है ना, प्लानिंग कहता है कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे समझ में आ रहा है ना,
प्लानिंग कम्युनिकेशन कहते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च, कब? 15 मार्च 1950 को किया गया था। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का भाग कुछ बचा हुआ है। कहता है कि इसके पहले अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते थे। क्या होते थे? देश के प्रधानमंत्री। बाकी प्रथम अध्यक्ष जो पहले थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। कहा कि उसी समय पहले प्रधानमंत्री वही बने थे ना। चलिए फिर कहता है कि राष्ट्रीय आय क्या है, यानी नेशनल इनकम क्या है। कहता है कि किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योगदान को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय कहा जाता है। जो एक वर्ष में कमाया, उससे कितना बचाया और कितना खर्च किया, वो सारी चीजें डाटा निकाल कर जो बचता है वही हमारा इनकम कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है। समझ में आ रहा है? क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह अविकसित कहलाता है। क्लियर है? वह क्या कहलाता है? अविकसित कहलाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है कि प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटल, है ना, कहता है कि कैपिटल इनकम, है ना, क्या है। कहता है राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वही प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। जैसे प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय, है ना, राष्ट्रीय आय बटा में कुल जनसंख्या। तो आप लोग को निकल के आ जाएगा प्रति व्यक्ति आय। कहता है कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है। मानव विकास रिपोर्ट क्या है? तो राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट का तात्पर्य देश के वर्तमान जनसंख्या का शैक्षणिक, शारीरिक, मानसिक विकास का निर्धारण करता है। इस रिपोर्ट को भारतीय लोकतांत्रिक के लिए क्या कहा जाता है? लोकतांत्रिक के लिए एक प्रमुख दस्तावेज माना गया है जो खासकर निर्धारता, है ना, निर्धारणता और दर्शने में अहम भूमिका निभाती है। फिर बोल रहा है कि भारत में पहली बार योजना आयोग द्वारा तैयार मानव विकास रिपोर्ट कब हुआ था? अप्रैल 2002 में दिल्ली के अटल बिहारी वाजपेयी, किसने? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जारी किया गया था। क्या किया गया था? जारी किया गया था। क्लियर है? चलिए ये भी क्वेश्चन लाजमी है कि बिहार एक पिछड़ा राज्य एवं, है ना, बिहार एक पिछड़ा राज्य एवं अत्यंत गरीब है, क्यों? है ना। ओ भाई चलिए बताइएगा क्या सा। चलिए बताइएगा खूबसूरत सा उत्तर क्या होने वाला है। तो इसका उत्तर होने वाला है कि बिहार के अत्यंत एवं पिछड़ा राज्य हुआ, है ना, हुआ, कहता है कि पिछड़ा हुआ राज्य है क्योंकि यहाँ गरीबी व्यापक प्रवृत्ति नियंत्रण मौजूद रहती है। बिहार पूरे देश में उड़ीसा राज्य के बाद सर्वाधिक बिहार राज्य गरीब है ना। यहाँ की बसर प्रति, कहता है कि बसर प्रति, कहता है प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे गुजर 41.4 राज्यों के प्रवृत्त करती है। कहता है कि बिहारी व्यक्ति आय पूरे देश भर में न्यूनतम है। क्या है? पूरे देश भर में बिहार के प्रति व्यक्ति आय जो है न्यूनतम है। इसके चलते बचत निम्न स्तर पर है। कम बचत के कारण पूंजी निर्माण की दर कम होता है। कम पूंजी निर्माण दर के कारण कहता है कि विनियोग भी कम होता है, जिसके कहता है कि परिणाम स्वरूप बिहार के प्रति व्यक्ति आय पुनः निम्न स्तर पर कायम रहती है। यह वजह से कि बिहार एक गरीब राज्य है। यहाँ सबसे ज़्यादा न्यूनतम है। सभी राज्यों में आप काम करने जाओगे तो अच्छा खासा दिहाड़ी मिल जाता है, बाकी बिहार में रहोगे तो भाई मिलने वाला नहीं। क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कहता है, ओ भाई साहब, है ना, नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि मुद्रा क्या है। मुद्रा क्या है? मुद्रा जिसे हम करेंसी बोल सकते हैं या करेंसी, है ना, कहता है कि पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन के क्रय और विक्रय होती है। क्या होती है? क्रय और विक्रय, विक्रय और क्रय, है ना। इसमें सिक्के और कागज के नोट दोनों आते हैं। आमतौर पर किसी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। मुद्रा की आर्थिक अर्थव्यवस्था को रीढ़ मानी जाती है। क्या मानी जाती है? मुद्रा को आर्थिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। क्लियर है? क्लियर होंगे? चलिए, रीढ़ मानी जाती है। क्लियर है? तो सील कर दीजिएगा आप लोग। चलिए, अगला है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। कहता है वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु, है ना, एक वस्तु बदले दूसरी वस्तु को आदान प्रदान होता था। दूसरे शब्दों में किसी एक वस्तु का देन, कहता है कि देन वस्तु किसी दूसरी वस्तु को साथ बिना मुद्रा का प्रत्यक्ष रूप से, कहता है कहता है कि लेन विनिमय, लेन विनिमय, और कहता है लेन विनिमय, चलिए लेन विनिमय, और कहता है कहता है कि प्रणाली कहलाता है। उदाहरण के लिए गेहूं से चावल बदलना, सब्जी से तेल बदलना आदि। समझिए कि जो है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली है, आप लोग को एक कहानी सुनाता हूँ इस पे। जिस प्रकार वस्तु से वस्तु बदलना, जिस प्रकार एक राम है एक श्याम है, ठीक है। राम को चाहिए मटर, ठीक है, राम को चाहिए मटर, और राम के पास मसूर है। समझ में आ रहा है ना? राम को चाहिए मटर, बस राम के पास क्या है? मसूर है। और श्याम के पास मटर तो है पर उसे मसूर नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? अब लोग समझिएगा पूरे बारीकी तरीके से। एक है श्याम और एक है राम। समझ में आ रहा है? तो श्याम के पास, चलिए फिर से मान लेते हैं, श्याम के पास क्या है? मसूर है, ठीक है, और इसको पास मटर है, ठीक है, मटर है। क्लियर है? क्या है? चलिए आंसर लिख देते हैं, मटर है। अब सुनिए, अब इसे चाहिए क्या? इस श्याम को चाहिए क्या? मटर। श्याम को चाहिए क्या? मटर। इसको पास है क्या? मसूर। क्या है? मसूर। क्लियर है? इसको पास क्या है? मसूर। बाकी चाहिए क्या? मटर। और इसको पास मटर है, बाकी इसको मसूर नहीं चाहिए। इसको चाहिए क्या? तो इसको चाहिए, मान लीजिए, बैगन। समझ में आ रहा है? अब ये जो है इसे मसूर दे करके मटर नहीं खरीद सकता है। तो होता क्या है, ये जो मसूर है ये किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के पास जाएगा। कहाँ? अन्य तीसरे व्यक्ति के पास, इसके जहां पे उसको बैगन, मसूरी के बदले बैगन चाहिए, है ना। इसे मसूरी देगा, यहाँ से बैगन लेगा, और उसके बाद यहाँ पे जाएगा और इसे बैगन दे करके और मटर ही लेगा। कितना परेशानी है कि नहीं? वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारे, अब समझ में आ गया होगा, वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी कठिनाइयां थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कि क्रेडिट कार्ड, है ना, क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड भी प्लास्टिक का एक मुद्रा है। समझ में आ रहा है? प्लास्टिक का जिस प्रकार आधार कार्ड रहता है, ठीक उसी प्रकार रहता है ना। यहाँ पे कुछ ऐसा बनाया रहता है, आपके नाम वगैरह होगा, समझ में आ रहा है, नाम वगैरह, और ये एक कार्ड रहता है, और कार्ड को इस्तेमाल करके आप, ये भी एक प्रकार की मुद्रा माना जाता है। क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ग्राहक के वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक उसकी साख की एक राशि निर्धारित कर देती है। जिस पर बैंक एक प्रकार की राशि, जैसे 10,000, है ना, या 1,00,000, समझ में आ रहा है ना, कहाँ सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। क्लियर है?
या इतनी की लिमिटेशन, समझ में आ रहा है ना, कर देगा। ओकरा बाद कहता है कि जिसके अंतर्गत वह अपने क्रेडिट कार्ड को माध्यम से निर्धारित धनराशि के अंदर वस्तु सेवा खरीद सकता है। समझ में आ रहा है? अगर 1 लाख निर्धारित किया है तो इस 1 लाख के अंदर कोई भी वस्तु खरीद सकता है। समझ में आ रहा है ना? चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए, अगला क्या है कि साख क्या है। बहुत भी वीआईपी क्वेश्चन है कि साख क्या है। समझ में आ रहा है ना कि साख क्या है? साख क्या है? समझ में आ रहा है ना कि साख क्या है? क्लियर है कि साख क्या है? समझ में आ रहा है साख क्या है? तो कहता है कि साख का अर्थ है विश्वास। क्या है? विश्वास या भरोसा कह सकते हैं। साख का अर्थ है विश्वास या भरोसा। किसी पे आप भरोसा किस प्रकार करिएगा? या आप किसी यहाँ से किराने दुकान से सामान लाते हैं तो विश्वास पे दे देता है ना, और उसके बाद आप ऋण जा करके चुका देते हैं, कुछ दिनों बाद, वही साख है, भरोसा हुआ। जिस व्यक्ति पर जितना अधिक विश्वास किया जाता है उतना ही साख यानी उतना ही भरोसा, है ना, अधिक होती है। अर्थशास्त्र है ना, अर्थशास्त्र में साख का मतलब ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता को विश्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्वास कहते हैं। क्लियर है? अगला बोला है, अगला क्वेश्चन है कि किसान को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है ना, क्यों होती है? कहता है कि भारत की अधिकांश किसान गरीब हैं। कैसा आदमी है? गरीब है, और है ना, उनकी आमदनी काफी कम है। कितना है? काफी कम है। फलतः बीज, उर्वरक, सिंचाई आदि के लिए उन्हें साख की यानी विश्वास की, है ना, तथा ऋण की आवश्यकता होती है। और किसी पे विश्वास रहेगा तभी आपको ऋण, लोन वगैरह मिल सकता है। समझ आ रहा है? चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है कि व्यावसायिक, है ना, बैंक के मुख्यालय मुख्य कार्य क्या है? व्यावसायिक जो है बैंक के मुख्य कार्य क्या है ना? तो व्यावसायिक बैंकों के मुख्य कार्य निम्नलिखित है ना। एक में जमा राशि को स्वीकार करना, 2 में है ऋण प्रदान करना, 3 में समान, है ना, आयोगित संबंधित कार्य करना, और 4 में एजेंसी संबंधित काम करना। फिर 5 अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि सहकारिता से आप क्या समझते हैं? सहकारिता से आप क्या समझते हैं? क्लियर है कि सहकारिता से आप क्या समझते हैं? तो कहता है कि सहकारिता का अर्थ है कार्य करना, है ना, कहता है कि जुलकर एक साथ, है ना, मिलजुल कर एक साथ, अर्थात जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक आर्थिक हितों की वृद्धि के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं, उसे साहित्यकार कहता है कि सहकारिता कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? एक से बढ़ करके 2, 3, 4 व्यक्ति मिलजुल करके काम करे, उसे सहकारिता, है ना, सहकारिता कहते हैं। भारत में इसकी शुरुआत 1904 में हुई थी, 4 ईस्वी में हुई थी। कहता है सहकारिता साख समिति द्वारा हुई, जिसके अनुसार गांव या नगर में कोई भी 10 व्यक्ति, कितने 10 व्यक्ति मिलकर सहकारी शाखा समिति की स्थापना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्थापना कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को टेलीग्राम पे, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, बताइएगा इसका खूबसूरत सा उत्तर क्या होने वाला है ना। कहता है कि स्वयं सहायता समूह क्या है ना। स्वयं सहायता समूह क्या है? स्वयं सहायता समूह 15 से 20 व्यक्ति, खासकर महिलाओं का एक ऐसा समूह जो अपनी बचत बैंक लघु ऋण, है ना, बचत बैंक लघु ऋण लेकर पारिवारिक छोटा जरूरतों को पूरा करते हैं, जिससे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति हो सके तथा वे अपने जीवन पर बेहतर नियंत्रण कर सके। समझ में आ रहा है ना? वो अपने जीवन पे क्या कर सकते हैं? बेहतर नियंत्रण कर सकते हैं। फिर कहता है कि रोजगार और सेवा में क्या संबंध है? रोजगार और सेवा में क्या संबंध है ना? कहता है कि जब कोई व्यक्ति कहता है कि जीविकोपार्जन के लिए धन एकत्रित करता है, उसी धन से खर्चा करने के बाद वह शेष रुपया जमा कर पूंजी के रूप में किसी अन्य क्षेत्र में क्या करता है? किसी अन्य क्षेत्र में निवेश करती है, तो सेवा क्षेत्र
उत्पन्न कहता है कि उत्पन्न, अतः रोजगार और सेवा एक दूसरे के सीधा संबंधित हैं। रोजगार जो है और सेवा क्षेत्र एक दूसरे से सीधा संबंधित है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो होने वाला है कुछ इस प्रकार है, और इसका आप लोगों ने बारीकी से क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो भाई कहीं ना कहीं सारा के सारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहता है कि सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा को बताएं। तो एक पहले उत्तर में बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवाएं क्षेत्र निम्न है। एक में कॉल सेंटर, जिससे हम कह सकते हैं कस्टमर केयर ना, कस्टमर केयर जो बोलते हैं हम लोग, है ना, कस्टमर केयर। फिर कहता है कि रिकॉर्डिंग सेंटर, जिसे हम संगीत की रिकॉर्डिंग कहते हैं। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली और चिकित्सा संबंधित कहता है कि परामर्श, है ना, और बैंकिंग सेवा, ये जो है प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा हैं। फिर कहता है आधारभूत संरचना किसे कहते हैं। आधारभूत संरचना किसे कहते हैं बताइएगा। तो इसका खूबसूरत सा, है ना, खूबसूरत सा उत्तर क्या होने वाला है। खूबसूरत सा उत्तर क्या होने वाला है बताइएगा कि क्या होने वाला है। क्लियर है? चलिए बताइएगा कि खूबसूरत सा उत्तर क्या होने वाला है। तो इसका जो है बोला है कि आधारभूत, है ना, आधारभूत संरचना से तात्पर्य उन कहता है कि उन सुविधाओं और सेवाओं से जो देश के आर्थिक विकास की आवश्यकता में होते हैं, जैसे वित्त, ऊर्जा, है ना, संचार, शिक्षा, नागरिक सेवा आदि। समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है, और कहता है कि आर्थिक संरचना का क्या महत्व है। कहता है आर्थिक संरचना, है ना, आर्थिक संरचनाएं लोग की कहता है कि खुशहाली में वृद्धि करती है। क्या करती है? लोग की संरचना लोगों की खुशहाली में वृद्धि करती है। आर्थिक विकास से सभी क्षेत्रों में संबंध कहता है कि संबंध होता है। आर्थिक संरचना के अंतर्गत वित्त, ऊर्जा या कहता है कि यातायात संरचना संचार को शामिल किया जाता है। क्या किया जाता है? यातायात संचार को शामिल किया जाता है। क्लियर है? आगे बोला है बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है और क्यों, है ना। तो कहता है कि बिहार के कई जिले ऐसे हैं जहां सिंचाई के साधनों के विकास की आवश्यकता है। जैसे में कहता है क्यों कि बिना सिंचाई की अच्छी उपज नहीं होती। ऐसे जिला में रोहतास आ जाता है जी, गया आ जाता है, जहानाबाद, नवादा, नालंदा एवं पटना आता है, जहां सिंचाई के साधनों का विकास नहीं हुआ है। इसी क्षेत्र में वर्षा का भी कमी रहना है। समझ में आना? कमी भी रहता है। इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा भी कमी रहती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या होने वाला है, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। समझ में आ रहा है ना? बताइएगा सेशन कैसा लगा, और जाने से पहले आप लोग भाई समझ में आ रहा है ना? क्लियर? ये कर दीजिएगा लाइक, शेयर, कमेंट, और इसमें कोई पैसा नहीं लगता, है ना, कोई पैसा नहीं। ओके, तो कैसा लगा सेशन कमेंट में बता दीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है?